हेलो दोस्तों, सॉल्यूशन बाय पीजे में आप सबका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए पॉलिटी के टॉप 10 प्रश्न लेके आ गई हूँ। तो चलिए देखते हैं पॉलिटी के टॉप 10 प्रश्नों का सॉल्यूशन। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पे भी क्लिक कर लीजिए। इस चैनल से आप लोग ज़रूर जुड़िए। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे तो आपके लिए सारे सेशन हेल्पफुल होने वाले हैं। तो आइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या है कुछ खास। तो हमारा पहला प्रश्न है, राष्ट्रीय ध्वज में लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या होगा। मतलब कि पूछ रहा है कि राष्ट्रीय ध्वज में लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या होता है। ठीक है, तो बात आई है जब राष्ट्रीय ध्वज के, तो जान लेते हैं इससे संबंधित प्रश्न के बारे में। तो सबसे पहले प्रश्न और क्या बनता है कि राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा के प्रारूप को अपनाया कब गया था। तो राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा के प्रारूप को कब अपनाया गया था, यह डेट आपसे पूछ लिया जाता है। तो 22 जुलाई 1947 को क्या हुआ था, 22 जुलाई 1947 को क्या किया गया था, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा के प्रारूप को अपनाया गया था। ये पॉइंट आपको ध्यान में रख लेना है। और अगर आपसे पूछ ले कि इसमें कितने पट्टी होते हैं राष्ट्रीय ध्वज में, तो आप लोग को पता है कि 3 पट्टी होते हैं। और 3 पट्टी कौन कौन सी होती है, तो केसरिया, कौन कौन से रंग के, तो केसरिया, सफ़ेद और कौन, हरा। और अगर आपसे इसमें ये भी पूछते कि केसरिया का क्या मतलब, केसरिया रंग किस चीज़ का प्रतीक है, तो ये किस चीज़ का प्रतीक है, ये जागृति, त्याग, शौर्य का प्रतीक है। आप लोग सुन के भी नोट डाउन कर सकते हैं, ऐसे तो हम लिखते भी जा रहे हैं। बात करेंगे सफ़ेद रंग किसके प्रतीक है, तो ये सत्य की प्रतीक है। उसी तरह हरा रंग, तो हरा रंग हरियाली लाएगा जीवन में, तो यानी कि जीवन समृद्धि का प्रतीक है। ये सब सारे प्रतीक है। और आप अगर पूछते कितनी तिलियां होती हैं राष्ट्रीय ध्वज में, तो 24 तिलियां होती हैं, आप लोग को पता है चक्र में। और ये किस कलर की होती हैं, किस रंग की होती हैं, तो ये नीले रंग की होती हैं। तो ये थे राष्ट्रीय ध्वज से और जो भी संबंधित प्रश्न बनते हैं वो हमने आपको बताया। और यहाँ हमारा लंबाई और चौड़ाई का अनुपात पूछा गया जो कि होता है 3:2। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब आइए क्वेश्चन नंबर 2 पे, किसे संशोधनात्मक अधिनियम भी कहा जाता है। तो ये किसे कहा जाता है, ये कहा जाता है 1781 का अधिनियम को। तो 1781 का अधिनियम को संशोधनात्मक अधिनियम क्यों कहा जाता है, तो ये इसलिए कहा जाता है कि जो 1773 का अधिनियम जो था, 1773 का जो अधिनियम था उसमें क्या हुआ था, कुछ कमी रह गया था। तो 1773 का अधिनियम के कमियों को दूर करने के लिए, कमियों को दूर करने के लिए ही कौन सा अधिनियम बना था, 1781 का अधिनियम। और इसी को संशोधनात्मक अधिनियम भी कहा जाता है। अब बात कर लेते हैं कि 1773 का अधिनियम से क्या होता है कुछ महत्वपूर्ण। तो आपसे यही पूछ देगा कि कलकत्ता में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना जो हुई थी वो किस अधिनियम के तहत हुई थी, तो इसी अधिनियम के तहत, यानी कि 1773 अधिनियम के तहत। तो इस अधिनियम के तहत क्या हुआ था, 1774 में। अधिनियम तो यही था लेकिन कौन ईस्वी क्या था, 1774 में क्या हुआ था, कलकत्ता में। कहाँ, तो कलकत्ता में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना हुई थी। ये पॉइंट आपको ध्यान में रख लेना है। और आप लोग से रिक्वेस्ट है, आप लोग इस चैनल से ज़रूर जुड़िए। और आपको यहाँ पे सिर्फ इम्पॉर्टेंट प्रश्नों का कलेक्शन चुन चुन के लाया जाता है। तो आपका साथ ही साथ नोट्स भी तैयार हो जाएगा इम्पोर्टेंट, और सारे सब्जेक्ट का। तो आप लोग सपोर्ट कीजिए हमें भी। अब देखिए 1784 का अधिनियम क्या था, इसमें क्या कुछ खास था। तो पहले तो इसको पिट्स इंडिया एक्ट भी कहा जाता है। 1784 का अधिनियम को ही क्या कहा जाता है, पिट्स इंडिया अधिनियम या पिट्स इंडिया एक्ट रहेगा। ठीक है, इसमें क्या हुआ था, द्वैध शासन लागू हुआ था। द्वैध शासन लागू का मतलब क्या, 2 भाग में बटा था, एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ
डायरेक्टर, ठीक है। और एक किसमें, बोर्ड ऑफ कंट्रोल्स, बोर्ड ऑफ कंट्रोल्स, ठीक। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में क्या थे, तो ये व्यापार वाले आते थे, और बोर्ड और कंट्रोल्स में क्या था, तो राजनीतिक मामला था। तो ये थे कुछ इससे संबंधित प्रश्न अधिनियम से, जो आपको हमने पूरा बताने की कोशिश की है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 3 पे। 3 पे क्या है, मिलान करने वाला आ गया कि भाग इतना में किसका वर्णन है, भाग इतना में किसका वर्णन है। तो भाग 15 में बात कर, ये सब कुछ इम्पोर्टेंट भाग हैं, ठीक है, जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो बात करेंगे जब भाग 15 की, तो भाग 15 का किससे संबंध है, तो ये है आपका संबंध निर्वाचन आयोग से, यानी कि पहला का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगर करते हैं भाग 20, तो भाग 20 में क्या है, तो भाग 20 में है आपका संविधान संशोधन, यानी कि दूसरा का ए, ठीक है। उसी तरह भाग 3, तो भाग 3 में क्या है, मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार, तो 3 का क्या हो जाएगा, बी। और आपको पॉलिटी का हम सेशन लिए हैं संडे स्पेशल में, आपको उसमें टॉपिक वाइज सारा पढ़ाए हैं, एकदम चैप्टर वाइज उसमें स्टार्ट किया गया है। और उसमें आपको भाग 1 से लेके भाग 3 तक पूरा बेसिक रूप से अभी तक पढ़ाया जा चुका है। तो आप लोग उस वीडियो को भी पूरा जाके ज़रूर देखिएगा, उससे आपको MCQ सॉल्व करने में और हेल्प हो जाएगा। अब देखिए भाग 9 का क में क्या है, तो भाग 9 का क में है नगर पालिका का वर्णन, ठीक है। तो यानी कि 4 का क्या हो जाएगा, 4 का ई हो जाएगा। अब बच गया 5, तो भाग 9 का ख में क्या हो जाएगा, तो भाग 9 के ख में हो जाएगा सहकारिता, यानी 5 का क्या हो जाएगा, डी। तो ये था मिलान करने वाला, आप लोग कॉपी पे अच्छे से कर लीजिएगा नोट डाउन। अब आइए क्वेश्चन नंबर 4 पे, राष्ट्रीय आपात का वर्णन किस अनुच्छेद में, ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो जान लेते हैं। तो किस में है, जब बात कर रहा है राष्ट्रीय आपात का, तो ये आपका है अनुच्छेद 352 में, जो कि अब तक 3 बार लग चुका है। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रख लेना। और ये कब लगता है, जब कोई बाह्य आक्रमण होता है या फिर सशस्त्र विद्रोह होता है, युद्ध होता है, उस केस में जाके आपको क्या लगता है, राष्ट्रीय आपात। बात करेंगे अनुच्छेद 356 में, तो इसमें है राष्ट्रपति शासन, राष्ट्रपति शासन, ठीक। और आपसे यहाँ पर एक प्रश्न है कि अभी तक राष्ट्रपति शासन कितने बार लग चुका है, आपको हम पहले बता चुके हैं, इसलिए आपसे ये प्रश्न है। अनुच्छेद 360 में क्या है, कौन सा आपात है, तो ये आपका है वित्तीय आपात, और ये अभी तक भारत में एक बार भी नहीं लगा। ये चीज़ आपको ध्यान में रख लेना है कि भारत में एक बार भी वित्तीय आपात क्या हुआ है, नहीं लगा है, ठीक है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 5 पे, इनमें से किसे उच्च सदन भी कहा जाता है, यानी कि उच्च सदन भी कहा जाता है, यानी कि और नाम क्या हो सकता है, वो आपसे पूछ लिया गया है। तो ये है क्या, राज्यसभा, ठीक है। अब राज्यसभा से संबंधित प्रश्न कुछ जान लेते हैं। और अगर आप लोग को हमारा सॉल्यूशन करवाना अच्छा लगता हो, हमारा कंटेंट आपको मेहनत अच्छा लगता, तब आप लोग चैनल से ज़रूर जुड़िए और पूरा वीडियो प्लीज़ देखा करिए। अब देखिए क्या है, राज्यसभा का बात आया है, तो सबसे पहले तो ये जान गए कि इसको उच्च सदन भी कहा जाता है। फिर इसका राज्यसभा का कौन सा अनुच्छेद संबंधित है, तो अनुच्छेद 80 है। और ये कौन सा सदन है, तो ये अस्थाई सदन है। कौन सा सदन है, अस्थाई सदन। अस्थाई सदन क्यों, क्योंकि कभी भी राज्यसभा को क्या भंग नहीं किया जा सकता, कभी भी भंग नहीं किया जा सकता है, किसे, तो राज्यसभा को, ठीक है। और क्या इसमें पॉइंट बनता है, अगर आपसे पूछ दे कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, तो राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल का वर्ष क्या होता है, कार्यकाल का वर्ष ये होता है 6 वर्ष होता है, ठीक है। ये पॉइंट भी आपको ध्यान रख लेना है। और एक पॉइंट आपको क्या ध्यान रख लेना है कि जो मंत्री परिषद होता है, कौन, मंत्री परिषद, तो मंत्री परिषद राज्यसभा के प्रति, ये पॉइंट आपको नोट डाउन जरूर करना है। तो मंत्री परिषद जो होता है वो राज्यसभा के प्रति उत्तरदायी नहीं होता है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना।
होता है टिक मत करिएगा, उत्तरदायी नहीं होता है, ये आपको ध्यान में रख लेना है। वही अगर आपसे पूछ ले कि राज्यसभा का प्रथम गठन कब हुआ था, प्रथम गठन कब हुआ था, तो 3 अप्रैल 1952 को हुआ था। ठीक है। अगर प्रथम बैठक पूछ दे कि ये कब हुआ था, तो प्रथम बैठक कब हुआ था, तो 13 मई 1952 को हुआ। मेरा कोशिश यही है कि आपसे इम्पोर्टेंट प्रश्नों का जितना सॉल्यूशन करवा सकते हैं अच्छे से, महत्वपूर्ण संबंधित प्रश्न बता सकते हैं, वो आपको हम बताएं, और वो भी सारा आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में दिया जाएगा, चाहे ट्रिक हो या सॉल्यूशन हो या फिर टॉपिक वाइज हो। तो आप लोग इस चैनल से ज़रूर जुड़िए। अब आइए क्वेश्चन नंबर 6 पे। नगर पालिका को कितने प्रकार में बांटा गया है। अब नगर पालिका का भाग पूछ लिया गया है, तो ये कितने भाग में, तो पहले जानते हैं कि ये 3 भाग में, और वो 3 भाग कौन कौन, तो जैसे कि ऐसे लिख देते हैं, आप लोग को नोट्स बनाने में हेल्प करेगा। तो नगर पालिका हो गया, इसको 3 भाग में बांट दीजिए। तो ये पहला कौन सा हो जाता है, नगर पंचायत। कौन सा, नगर पंचायत। दूसरा क्या, तो नगर परिषद। ठीक है। और तीसरा लास्ट क्या हो गया, नगर निगम। ये है नगर पालिका के तीनों प्रकार। ठीक है। अब जानते हैं बारी बारी से कि इसमें क्या है। तो देखिए, नगर पंचायत में क्या होता है ना कि वैसा ग्रामीण क्षेत्र जिसका जनसंख्या क्या हो 10 से 20 हजार तक की हो। तो आप ऐसे करके लिख सकते हैं कि वैसा ग्रामीण क्षेत्र जिसकी जनसंख्या कितना हो, 10,000 से लेकर 20,000 तक हो। ठीक है। वो ही क्या है, नगर पंचायत में आते हैं। ठीक। बात करेंगे जब नगर परिषद में, तो नगर परिषद में है कि वैसा ग्रामीण क्षेत्र जिसकी जनसंख्या कितना हो, तो 20,000 से लेकर 3 लाख तक हो। कितना लाख तक, तो 3 लाख तक। इतना पूरा इसलिए नहीं लिखे कि पहले लिख चुके हैं, आप लोग नोट डाउन करिएगा तो सुन के वैसा ग्रामीण क्षेत्र जिसकी जनसंख्या जोड़ लीजिएगा। और अगर नगर निगम की बात करें तो इसमें 3 लाख से अधिक जनसंख्या हो। यही है तीनों में बस फर्क, और कुछ खास है नहीं। अब आइए क्वेश्चन नंबर 7 पे। स्वतंत्र भारत में पंचायती राज की शुरुआत किस राज्य में हुई थी, यानी पंचायती राज की शुरुआत सबसे पहले किस राज्य में हुई थी, ये आपसे पूछ रहा है। तो सबसे पहले आप लोग ये जानते ही होंगे कि पंचायती राज गठन किस अनुच्छेद में है, इसका वर्णन। तो आप लोग को पता होगा कि पंचायती राज गठन का वर्णन किस अनुच्छेद में है, तो ये 40 में है। और ये सबसे पहले कहाँ हुआ था, तो राजस्थान में तो हुआ ही था, और साथ में राजस्थान के किस जिला में पूछेगा, तो कौन जिला में, नागौर जिला में। ठीक। और डेट भी पूछता है, तो ये कब हुआ था, तो 2 अक्टूबर 1959 को हुआ था राजस्थान में पंचायती राज की शुरुआत। उसी तरह बात करेंगे कि आंध्र प्रदेश में कब हुआ था, तो 1 नवंबर 1959 को ही हुआ था। और महाराष्ट्र में कब हुआ था, तो महाराष्ट्र में 1962 में हुआ था। असम, कर्नाटक, तमिलनाडु में एक साथ हुआ था, जो कि कब हुआ था, तो 1960 में हुआ था। तो आपको मेनली राजस्थान का तो पक्का ध्यान में रख लेना है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 8 पे। उपराष्ट्रपति का वर्णन किस अनुच्छेद में है, तो फिर से आपसे एक अनुच्छेद से ही संबंधित प्रश्न आ गया। तो उपराष्ट्रपति का वर्णन किस अनुच्छेद में, तो ये आपका अनुच्छेद 63 में है। किसमें है, 63 में। अगर आपसे पूछ दे कि उपराष्ट्रपति का जो पद है ये कहाँ से लिया गया, तो ये पद कहाँ से लिया गया, अमेरिका से लिया गया। तो अनुच्छेद 64 में क्या है, तो ये राज्यसभा का सभापति होना, राज्यसभा का सभापति होना किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 64 में। अनुच्छेद 65 में क्या है उपराष्ट्रपति से संबंधित, तो रिक्तिका, मतलब जब सीट खाली हो जाता है उसका वर्णन है। और अनुच्छेद 66 में क्या है, तो उपराष्ट्रपति का चुनाव। क्या है, उपराष्ट्रपति का चुनाव। तो ये क्वेश्चन आप लोग के लिए इजी था, एक आध क्वेश्चन तो इजी मिलेंगे ही। अब आइए क्वेश्चन नंबर 9 पे। अभी तक संयुक्त अधिवेशन की बैठक संपन्न हो चुकी है, यानी कि कितनी बार अभी तक हो चुकी है, आपसे ये क्वेश्चन कर लिया गया है।
तो जानते हैं कि कितनी बार हुई है, तो ये आपका हुई है 3 बार। कितनी बार? 3 बार। और संयुक्त अधिवेशन का वर्णन किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 108 में। जो भी इम्पोर्टेंट अनुच्छेद है उसको तो हम लोग जानते हुए ही चलेंगे। अगर आपसे पूछते कि संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है, तो अध्यक्षता कौन करता है? तो अध्यक्षता करता है लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा अध्यक्ष है जो संयुक्त अधिवेशन की क्या करता है? अध्यक्षता करता। और ये तीनों बार कब कब हुआ है ये जान लेते हैं। तो पहला तो हुआ है दहेज प्रतिबंध विधेयक जब आया, तो ये कब? तो 1959 में। दूसरा कब हुआ संपन्न संयुक्त अधिवेशन की बैठक? बैंकिंग सेवा आयोग को लेकर। बैंकिंग सेवा आयोग को लेकर मेनली आप ये जानिए 3 बार हुआ है, किस अनुच्छेद में है और कौन करता है। बाकी जानकारी के लिए बस जान लीजिए कि कब कब हुआ और तीनों में क्या क्या था। आतंकवाद निवारक अध्यादेश जब हुआ तो तब जाके भी संयुक्त अधिवेशन की बैठक संपन्न हुई थी, और ये 2002 में और ये 1970 में। ठीक है, अब आइए आज का क्वेश्चन नंबर 10 और आज का अंतिम प्रश्न। वर्तमान में संघ सूची में कितने विषय हैं? तो संघ सूची में वर्तमान में आपसे पूछ लिया, जो कि हैं कितने? तो संघ से 100 विषय है इसमें। ठीक है, संघ सूची में क्या बात हो गया? तो देखिए संघ सूची में ही हुआ कि जो भी कानून है, मतलब कि ऐसे शॉर्ट में लिख सकते हैं कि जो भी कानून है वो कौन बनाएगा? तो कानून है जो केंद्र बनाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल में क्या ले सकते हैं? तो जैसे रेलवे हो गया, ठीक है, वायुसेना हो गया, बाकी तो आप लोग समझ ही जाएंगे, युद्ध हो गया, विदेशी मामला हो गया, ऐसा में कौन फैसला लेगी? तो कानून केंद्र मतलब कानून कौन बनाएगा? तो केंद्र सरकार बनाएगा। और ये किस में आएगा? तो संघ सूची में आएगा। और संघ सूची में टोटल विषय कितने हो गए? तो 100। उसी तरह 61 विषय किस में है? तो 61 विषय है आपका राज्य सूची में। ठीक है, राज्य सूची में है। और राज्य सूची में क्या होगा? तो कानून कौन बनाएगा? जाहिर सी बात है, कानून राज्य बनाएगा। और इसमें एग्जाम्पल की बात करें तो क्या क्या हो सकता है? जैसे कृषि से संबंधित हो गया या फिर सिंचाई से संबंधित हो गया, तो इसमें कौन बनाएगा कानून? तो राज्य बनाएगा। अब बचा 52 विषय, ये किस में है? तो 52 विषय किस में है? समवर्ती सूची में। किसमें? समवर्ती सूची में। ठीक है, आप लोग सुन के भी नोट डाउन अच्छे से कर सकते हैं। और समवर्ती सूची की बात करें तो इसमें क्या क्या आ जाएगा? जैसे कि जनसंख्या नियंत्रण से संबंधित मुद्दा हो गया, या फिर क्या कह सकते हैं, शिक्षा हो गया। और इसमें क्या होगा कि कानून है जो कि केंद्र बनाएगा या राज्य बनाएगा। ठीक है, दोनों में से कोई भी बनाएगा। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा कि समवर्ती सूची में हमेशा पलड़ा किसका भारी होगा? तो केंद्र का ही भारी होगा। तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रख लेना। तो आज के लिए ये थे पॉलिटी के टॉप 10 प्रश्न। आगे के सेशन में फिर मिलेंगे टॉप 10 प्रश्नों का कलेक्शन लेके किसी और विषय का। तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक करिए। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, फिर मिलेंगे। थैंक यू।